नेपाल में हाल ही में कुछ सालों में राजशाही की बहाली के लिए आंदोलन ने जोर पकड़ा है, लेकिन पिछले एक महीने में ये ज्यादा तेज हो गया है, लिहाजा ये सुर्खियों में भी है। हालांकि नेपाल में साल 2008 में राजशाही पूरी तरह से खत्म कर दी गई। उसके बाद ये देश लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। हालांकि सियासी तौर पर तब से नेपाल में बहुत टिकाऊ सरकारें नहीं रही हैं। यहाँ काफी उठापटक कई बार देखी गई। नेपाल में राजशाही 240 सालों बाद साल 2008 में खत्म हुई थी। इसके बाद संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। इस बदलाव के पीछे माओवादी विद्रोह को खत्म करने और लोकतंत्र की स्थापना करने का उद्देश्य था। अब आंदोलन में आम लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। आंदोलन बड़ा हो रहा है। काठमांडू और दूसरे शहरों में हजारों लोग प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं, जो सरकार से नाखुश हैं और बदलाव चाहते हैं। इसमें युवा, किसान और मध्यम वर्ग के लोग शामिल हैं, जिनका मानना है कि राजशाही उनकी समस्याओं का बड़ा समाधान हो सकती है। अब नेपाल में राजशाही समर्थकों का जन आंदोलन पहले दिन से ही हिंसक हो गया और हिंसा की वजह से इस विरोध प्रदर्शन में 2 लोगों की जान चली गई। इसके बाद इस बात को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई कि राजशाही समर्थक ताकतें अपने आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाएंगी। इधर दुर्गा प्रसाई को राजशाही आंदोलन का नेता घोषित कर दिया गया, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक दुर्गा प्रसाई पुलिस की वांटेड लिस्ट में है, जबकि आंदोलन के संयोजक नवराज सुवेदी को घर में नजरबंद रखा गया है। आपको बता दें कि राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी आरपीपी के 2 वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह पार्टी देश में राजशाही स्थापित करने की मांग कर रही है। अब सवाल यह है कि राजशाही समर्थकों ने नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की नारायण हिटी में वापसी के लिए जो आंदोलन शुरू किया था, उसका नेतृत्व कौन करेगा। आपको बता दें कि नारायण हिटी काठमांडू में मौजूद वही रॉयल पैलेस है जहां राजा रहा करते थे। जब राजशाही व्यवस्था खत्म हुई और गणराज्य आया तो इसे संग्रहालय में बदल दिया गया। नेपाल में गणतंत्र की मांग को लेकर करीब 2 दशक पहले जन आंदोलन हुआ था। आंदोलन की वजह से संविधान सभा का गठन हुआ और 2008 में राजशाही व्यवस्था खत्म होने के साथ ही गणतंत्र आया। नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की बहाली के लिए कई ग्रुप अभियान चलाए गए, लेकिन जानकारों का कहना है कि उनके बीच आम सहमति के अभाव की वजह से सिंगल लीडरशिप की संभावना कम है। अब ये तो हुई इतनी कहानी जिसमें इतिहास की बातें भी हैं और करंट सिनेरियो भी, पर अभी भी एक सवाल है कि आखिर नेपाल में ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा क्या है। आइए आपको बताते हैं। देखिए, नेपाल में राजशाही लौटाने की मांग को लेकर समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र की आवाज भी बुलंद हो गई है। लगभग 20 साल पहले लोकतंत्र आने के साथ ही देश को सेक्युलर घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही कई कूटनीतिक व्यवस्थाएं बदली गई। वो भारत से दूर हुआ, लेकिन चीन के करीब होने लगा। काठमांडू में आजकल बहुत कुछ हो रहा है। वो लंबे वक्त तक दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र रहा जहां राजशाही भी लागू थी। साल 2008 में इस व्यवस्था के खत्म होने के कई सालों बाद संविधान बन सका, जिसके तहत नेपाल अब धर्मनिरपेक्ष देश है। हालांकि नेपाली जनता लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म से उकता चुकी है और राजा के शासन समेत हिंदू देश की मांग दोबारा उठ रही है। लेकिन काठमांडू में इस बदलाव का असर क्या केवल वहीं तक सीमित रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है, या नई इमेज के साथ पड़ोसियों से उनके रिश्ते बदलेंगे। देखिए, नेपाल का इतिहास राजनीतिक बदलावों से भरा हुआ है। राजशाही और हिंदू देश का दर्जा खत्म होने जैसी घटनाएं एक रात में नहीं हुई, बल्कि इसके कई पड़ाव आए। बात अगर 18वीं सदी की करें तो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक मजबूत हिंदू राजशाही की नींव रखी गई। इसके बाद करीब 250 सालों तक ये व्यवस्था बनी रही। लेकिन बीच में एक वक्त ऐसा भी आया जब राजा यानी शाह वंश केवल सांकेतिक तौर पर ताकतवर था। वहीं अब यह पावर राणा परिवार के पास चली गई। इसे प्रॉक्सी मोनार्की भी कहा जाने लगा। इसका मतलब है जहां मुहर राजा की हो, लेकिन फैसले दूसरा कोई ले रहा हो। हालांकि 50 के दशक में देश में बगावत हुई और फिर टुकड़े टुकड़े होते हुए रॉयल फैमिली के पास फिर से ताकत आ गई। 90 के दशक में बाकी दुनिया की देखा देखी, फिर यहाँ विद्रोह हुआ और ये विद्रोह इतना बड़ा था कि तत्कालीन राजा वीरेंद्र को मजबूर होकर कई फैसले लेने पड़े जो आमतौर पर वो नहीं लेते।
हालांकि नेपाल तब भी राजशाही और हिंदू राष्ट्र बना हुआ था। इसके बाद साल 2011 में नेपाली राजशाही को बड़ा झटका तब लगा जब तत्कालीन राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और पूरे शाही परिवार को राजकुमार दीपेंद्र ने गोली मार दी। इसके बाद ज्ञानेंद्र शाह नए राजा बने, लेकिन उनकी तानाशाही इतनी बड़ी कि जनता भड़क उठी और सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस जन आंदोलन के बाद राजशाही को खत्म कर दिया गया, साथ ही देश का हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म कर दिया और धर्मनिरपेक्षता को लागू कर दिया गया। लेकिन अब दोबारा राजशाही और सेकुलरिज्म को हटाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोरों पर है। दरअसल इसके पीछे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों ही बड़े कारण हैं। साल 2008 में जब काठमांडू सेक्युलर हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि स्थिरता आएगी, करप्शन कम होगा और नेपाल आर्थिक रूप से मजबूत होगा, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। 2 दशक से भी कम वक्त में वहां लगभग दर्जन भर बार सरकार बदली, कोई भी पीएम अपना टर्म पूरा नहीं कर सका, लेकिन लगभग सभी नेताओं पर करप्शन के आरोप लगे। देश में महंगाई तेज होने लगी और ऐसे में लोगों को लगने लगा कि राजशाही के समय देश ज्यादा स्थिर था। हिंदू राष्ट्र होना ऐसा तमगा था जिसे लेकर नेपाल कई बार गर्वित होता नजर आया। धर्मनिरपेक्ष होने पर लोगों को लगने लगा कि उनकी धार्मिक और कल्चरल पहचान खत्म ना हो जाए और इसी बीच कथित तौर पर धर्मांतरण भी बढ़ गया। लेकिन अगर बात करें साल 2021 के सेंसस के मुताबिक तो देश में हिंदू आबादी 81% से भी ज्यादा है। इसके बाद 8% के साथ बौद्ध धर्म के लोग यहाँ हैं और इस्लाम को मानने वाले कुछ 5% लोग हैं। इसके बाद ईसाई धर्म आता है और बाकी मिले जुले धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि डेमोग्राफी बदलने की बात हो क्यों रही है। तो यहाँ कथित तौर पर ईसाई और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं, खासकर मुस्लिम 1 दशक पहले जो कि 4% थे और फिर 5% से ऊपर चले गए। जनगणना की रिपोर्ट कहती है कि हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों में 0.11% से 0.79% की गिरावट आई है और इसके उलट इस्लाम और ईसाइयों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है और इसे देखते हुए कई तरह का डर जताया जा रहा है और माना जा रहा है कि देश को पुराना दर्जा देने पर ट्रैक रखना आसान हो सकेगा। हालांकि कई हिंदू संगठनों समेत नेपाली कांग्रेस का तर्क है कि अगर सनातन को बचाना है तो सेक्युलर कहने से काम नहीं चलेगा। ये एक दलील भी है कि जब ताकतवर देश खुद को ईसाई या इस्लामिक कह सकते हैं तो नेपाल क्यों नहीं कह सकता। कई पार्टियां इस पर जनमत संग्रह की मांग करती नजर आ रही हैं और देश को धर्मनिरपेक्ष ही कहा जाए या हिंदू राष्ट्र का आधिकारिक दर्जा दिया जाए, अब इसे ही लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चलिए अब इसमें एक एंगल चीन का भी है, वो भी हम आपको बता दें। देखिए काठमांडू अगर जनता की मांग मान ले तो देश के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी बहुत कुछ बदलेगा, खासकर उसके पड़ोसियों के रिश्ते। राजवंश के हाथ से सत्ता जाने के बाद से ही चीन ने वहां तेजी से अपना सिक्का जमाया। इसके पहले नेपाल का झुकाव भारत और वेस्ट की तरफ ज्यादा था। वैसे जहां तक भारत और चीन की बात है तो ये देश दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। खैर राजशाही जाने के बाद वहां कम्युनिस्ट पार्टियों का दबदबा बढ़ने लगा जिन्हें चीन ने समर्थन दिया। बीजिंग ने नेपाल को वन चाइना पॉलिसी अपनाने के लिए मजबूर किया, यानी वो देश तिब्बती शरणार्थियों को अपने यहाँ नहीं रख सकता था। कम्युनिस्ट दलों के मजबूत होने के साथ ही वो चीन के व्यापार को भी अपनाने लगा और साल 2017 में चीन ने नेपाल में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। यहाँ तक कि वहाँ के बाजारों में कथित तौर पर चीनी करेंसी भी चलने लगी और स्कूलों में चीनी भाषा सीखने पर जोर दिया जाने लगा। और एक तरफ नेपाल और चीन के रिश्ते परवान चढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ भारत और काठमांडू के संबंध बिगड़ने लगे। हालांकि पड़ोसी देश ने नक्शे पर भारत के कुछ हिस्सों को अपना दिखा दिया, यहाँ तक कि वो नागरिकता से लेकर पानी पर भी दिल्ली से उलझने लगा। नेपाल भारत और चीन के बीच बफर स्टेट की तरह लगने लगा, लेकिन उसके चीन की तरफ जाने से भारत को काफी मुश्किल हो सकती है। ये सामरिक से लेकर व्यापारिक लिहाज से भी अच्छा नहीं है, वो भी तब जबकि हमारे रिश्ते हाल ही में कई पड़ोसियों से तलक हो चुके हैं। अगर राजशाही वापस आए तो नेपाल फिर से भारत की ओर झुक सकता है। पहले भी राजवंश से दिल्ली के अच्छे संबंध रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनने पर देश की सांस्कृतिक और धार्मिक नजदीकियां और बढ़ेंगी। इससे वहां की विदेश नीति और भारत समर्थक हो सकती है। जाहिर तौर पर इससे चीन का बाजार और मंसूबे दोनों डगमगाएंगे।
अब भी कई पुराने राजनीतिक दल चीन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उनके यहाँ जमीनों पर कब्जा कर रहा है और अंदरूनी मुद्दों में भी दखल दे रहा है। खैर, अब ये देखना बाकी है कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र आता है, क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित होता है या नहीं, और चीन को इससे फायदा होता है या भारत को एक बड़ा नुकसान, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।